अस्सलाम वालेकुम। कल अभी जो प्रीवियसली हमने लेक्चर किया था उसमें हम एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन की डेरिवेशन करके आए, जो कि हमने प्रूव किया था जिस जगह पर कि a इज़ इक्वल टू g साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m, ये m कैंसिल हो गया था, माइनस f अपॉन m होता है। इसमें हमने एक कंडीशन ये अप्लाई की थी कि इफ़ फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, तो f की जगह रखना है हमने ज़ीरो, और ये हमारे पास आ जाएगा g साइन ऑफ थीटा माइनस f ओवर m की जगह आ जाएगा ज़ीरो, और ये m आ जाएगा, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाता है, तो a इज़ इक्वल टू g साइन ऑफ थीटा आ जाता है। ये तो जनरलाइज फार्मूला है इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, इसमें इफ़ ये केस वन है, a इज़ इक्वल टू 0 डिग्री हो तो g थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री हो तो क्या होगा? तो a इज़ इक्वल टू g साइन ऑफ थीटा हमने प्रूव कर लिया। अब इसमें अगर मैं थीटा की जगह ज़ीरो रखूं तो g साइन ऑफ ये 0 डिग्री आ गया, ठीक है। साइन ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होता है? अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो g तो एज इट इज़ आ गया, साइन ज़ीरो है ज़ीरो, इसलिए ये साइन ज़ीरो की जगह इसकी वैल्यू रख दी मैंने ज़ीरो। और अब ये देखें, g को ज़ीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर इंक्लाइन प्लेन का एंगल 0 डिग्री हो, यानी कि ये एक्स एक्सिस है और इंक्लाइन प्लेन भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, यानी वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, ना लेफ़्ट साइड पे और ना राइट साइड पर। इसी तरह केस टू, अगर थीटा की वैल्यू हो 90 डिग्री तो क्या होगा? थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो इंक्लाइन प्लेन पर, अच्छा इंक्लाइन प्लेन है क्या? ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और ये इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन को यहाँ से मैं उठा के 90 डिग्री पे ले आऊँ, यानी ऐसे कर दूँ, तो इस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की क्या हालत होगी और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए इंक्लाइन प्लेन के लिए ए इज इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा होता है, जी साइन ऑफ, अच्छा थीटा की जगह मैं रखता हूँ 90 डिग्री। और अब ये देखें, ये जी साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 होती है, तो a इज इक्वल टू जी को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब इंक्लाइन प्लेन का एंगल 90 डिग्री रखा जाएगा तो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, यानी उसकी एक्सेलरेशन फ्री फॉल एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये दो केसेस होते हैं इंक्लाइन प्लेन के, जो कि उसी में आपने ऐड कर लेना फर्दर जहाँ तक आप डेरिवेशन कर चुके थे। इसके एक दो न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक में, मैं उन न्यूमेरिकल्स को पर एक नज़र डाल दूँ तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे, और चैप्टर 3 में देखें, मैं देखता हूँ अगर इसमें आया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे सामने, ठीक है। अच्छा, ये आपको नज़र आता है अगर, ये अ साइक्लिस्ट इज गोइंग अप a slope of 30 degree with a speed of 3.5 meters per second. If he stops paddling, how much distance will he move before coming to rest? Assume, अच्छा क्या एज्यूम करना है? द फ्रिक्शन टू बी निग्लेजिबल। अच्छा, हमने फ़र्ज़ करना है कि फ्रिक्शन नहीं है, और साइकिलिस्ट के लिए हमने ये बताना है, वो साइकिलिस्ट जो कि मूव कर रहा है 30 डिग्री के स्लोप के ऊपर, उसकी स्पीड 3.5 है, अगर वो पैडल मारना छोड़ दे तो रुकने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो अब देखें ज़रा कि मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, अगर ये मार्कर चल रहे हुए तो, अच्छा ये नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। ये है इंक्लाइन प्लेन, देखें ये मैंने ये बॉर्डर लाइन लगाई थी कि इतना हिस्सा कैमरे में नज़र आता है। अच्छा, ये इंक्लाइन प्लेन है, इस पर ये साइक्लिस्ट आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब इसने पैडल मारना छोड़ दिए, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री,
इस वक्त इसकी स्पीड है 3.5 मीटर्स पर सेकंड, इसे मैं VI कह लेता हूँ। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड कम होगी और फाइनल स्पीड इसकी हो जाएगी 0। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरे पास क्या था, हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग इनटू रेस्ट, रुकने से पहले ये जो डिस्टेंस है ये कितना मूव करेगा, ये क्वेश्चन है। अच्छा, और इसी के लिहाज से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भला कि ये कैसे सॉल्व होता है। देखें, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, मैं पहले इसका डाटा बनाता हूँ आपके सामने। ये देखिएगा। अच्छा, मैं क्वेश्चन बार बार आपके सामने रखता जाऊँ और साथ इसका डाटा बनाऊँ। क्या है, अ साइक्लिस्ट इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, ये स्लोप जो है इंक्लाइन प्लेन को कहते हैं। ठीक है, तो डाटा वाइज आ गया, ये डाटा मैंने बना दिया, और थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख दिया। ठीक है, अच्छा, ये 30 डिग्री इसी में आ गया, इसका एंगल इस स्लोप का, ये जो इंक्लाइन प्लेन बनी हुई है। और VI, क्योंकि उसने कहा है कि जब उसने पैडलिंग छोड़ी है, जब बच्चा या साइकिलिस्ट सामने आया है, तो उस वक्त उसकी स्पीड थी ये वाली, यानी कि 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो VI मैं लिख देता हूँ 3.5 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब इंक्लाइन प्लेन का एंगल इतना है। अब जब ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पैडलिंग इसने छोड़ दी है, तो जब ये ऊपर जाएगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो इसकी स्पीड एक जगह पे जाके 0 हो जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि VF हो जाएगी 0। अच्छा, अब ये अप साइड मोशन है, तो मैं कह देता हूँ कि G की वैल्यू ली जाएगी -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है मुझसे ये वाला, क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम नहीं है और मोशन की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में टाइम आता है, इसलिए वो इक्वेशन तो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मैं यूज़ करता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अच्छा, मैं वैल्यूज़ रख दूँ अगर इसमें, बल्कि S मालूम करने के लिए पहले आप ऐसा करें कि सेपरेट कर दें इसको, S अकेला छोड़ के ये जो 2S है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये आएगा मेरे पास VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये जो 2 नीचे आ गया और ये A भी नीचे आ गया। अब मैं अगर वैल्यूज़ रखूँ, VF की वैल्यू है 0, ये तो एज इट इज़ आ गया ऐसे ही, माइनस VI की वैल्यू है 3.5 और ये 3.5 और इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, नीचे है 2 और A की वैल्यू मेरे पास मालूम नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि S 3.5 का स्क्वायर लेके हम यहाँ लिख देंगे, यानी मैं 3.5 का स्क्वायर का मतलब है मेरे पास, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है और मैं जिस मोबाइल पर से ये वीडियो बन रही है इसी का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, सीधा सीधा ऐसे लिख रहा हूँ। ये स्क्वायर हो गया 3.5 का, नीचे 2 और ये A की जगह है। अब ये मैंने रख दी इक्वेशन 1। अब अगर मेरे पास A की वैल्यू मालूम हो तो मैं उसे इस जगह रख दूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो फर्दर चलते हैं मैं यहाँ पे फॉर इंक्लाइंड प्लेन के लिए A इज इक्वल टू G साइन ऑफ थीटा माइनस F अपॉन M होता है, और उन्होंने हमें ये कह दिया था कि फ्रिक्शन इज़ निग्लेजिबल यानी 0। ये क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया था, अगर आप देखें तो ये जो लास्ट है, एज्यूम द फ्रिक्शन टू बी निग्लेजिबल, इसका मतलब होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 रखनी है। तो मैं इस जगह पर, ये मैंने डाटा पे भी मेंशन कर दिया फ्रिक्शन 0, और मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। तो A इज़ इक्वल टू -9.8, ये G की वैल्यू, साइन एज इट इज़ आ गया, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, वो मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, और माइनस F की वैल्यू 0, M गिवन ही नहीं है, इसे एज इट इज़ रहने दें। तो A की वैल्यू आ गई -9.8, साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, जो कि मुझे याद पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.5, 1/2 भी लिख सकते हैं, और 0 के नीचे M है, तो M से जब डिवाइड करेंगे 0 को, आंसर 0 ही हो जाएगा। A की वैल्यू यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगी, तो -4.9
मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू आपने उठा के इक्वेशन 1 में रख देनी है, यानी पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस 2, ये वाला 2, और a की वैल्यू है -4.9। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी s मालूम किया हमने, s आ जाएगा 1.25 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया। तो ये एप्लीकेशन हो गई इंक्लाइन प्लेन की, ठीक है। अच्छा, ये जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन है 15। द इंजन ऑफ अ मोटर कार, ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर यहाँ आपको देखने में मुश्किल हो रही है तो फिर आप अपनी बुक के अंदर डायरेक्ट देख लीजिए। द इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर स्टॉप्स वर्किंग सडनली। हाउ फार द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और नीचे फिर ये लिखा है एज्यूम दैट फ्रिक्शन टू बी निग्लेजिबल, ठीक है। फ्रिक्शन निग्लेजिबल का मतलब होता है कि एफ की वैल्यू 0 लेनी है। द इंजन ऑफ मोटर कार मूविंग अप, ये 45 डिग्री ये स्लोप का एंगल है, ये थीटा है, विद द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, ये वी आई है, और ये स्टॉप्स वर्किंग सडनली, स्टॉप करता है, तो वी हमने 0 लेनी है। हाउ फार विल द कार मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है। ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ जो हमने अभी किया है। तो मैं डेटा वाइज ये देखें, ये डाटा आ गया। वी आई मेरे पास है 63 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका मतलब होता है 63 किलो का मतलब होता है 1 किलो। इसे मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना है, किलो की जगह मैंने इसकी वैल्यू यानी 1000 लिख दिया, आगे मीटर एज इट इज़ आ गया। आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स। तो इसे जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.5 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, जब स्लोप के ऊपर कार चढ़ेगी, स्लोप इस शेप का होता है और 45 डिग्री का एंगल तो बहुत बड़ा एंगल होता है, तो इस पे जब ये कार चढ़ेगी ऐसे, तो ये आप इंजन भी बंद कर दिया तो ये खुद ही से थोड़ी देर बाद जाकर रुक जाएगी, इसलिए मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी लेता हूँ 0। एंगल आपको मालूम है 45 डिग्री दिया हुआ है, फ्रिक्शन उन्होंने कह दिया है कि 0 है। ऊपर चढ़ते हुए जी की वैल्यू होगी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के केस में मैं आपसे ये बात पहले डिस्कस कर चुका था कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी स्पीड में टाइम बाय टाइम कमी आ रही होती है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है। तो ये आ गया जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें फर्दर हमने क्या करना है, हमने मालूम करना है डिस्टेंस के रुकने से पहले वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हम जानते हैं कि फॉर, अच्छा ये बात है कि मोशन की इक्वेशंस जब आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपके जहन में होना चाहिए कि एक्सेलरेशन अगर गिवन नहीं है तो हमें एक्सेलरेशन मालूम करना होता है। फॉर इंक्लाइंड प्लेन हमें पता है कि A इक्वल होता है G साइन ऑफ थीटा माइनस एफ डिवाइडेड बाय एम। आप जितनी दफ़ा ये फार्मूला लिखें अपनी ज़बान से इसे बुलंद आवाज़ से अदा करें ताकि ये आपको याद हो जाए। अच्छा, अब क्योंकि डाटा में लिखा हुआ है कि f 0 है, अच्छा बल्कि छोड़ें इसको, सीधा वैल्यूज़ रखें। A G की वैल्यू है -9.8, साइन एज इट इज़ आ गया, और थीटा की वैल्यू दी हुई है 45 डिग्री, तो साइन 45 कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे आप इसकी वैल्यू, और माइनस एफ 0 है और m गिवन ही नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान में रहे कि अगर फ्रिक्शन गिवन होगी तो मास भी गिवन होगा बॉडी का, ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ये वाली जो है ये जब तक मास गिवन नहीं हो ये हम मालूम नहीं कर सकते। तो या वेट गिवन होगा या मास गिवन होगा, वेट गिवन हो तो उससे मास कैलकुलेट हो जाएगा और फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अच्छा, बाहर आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये आ गया A। अच्छा, -9.8 एज इट इज़ आ गया। साइन 45 की वैल्यू होती है, मैं देख के लिखूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है और मैं भूल भी जाता हूँ ना, वैसे 0.707 होनी चाहिए थी, हाँ यही एग्जैक्टली यही है। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 0.707, ये पूरा फैक्टर 0 हो गया।
अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डीसेलरेशन आएगा, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा 6.9 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, क्योंकि टाइम तो गिवन नहीं है, एस मालूम करना है आपने। तो एस मालूम करने के लिए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अप्लाई कर दें। ये एस मालूम करने के लिए एस तो यहीं रहेगा, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर ले जाएं तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 और a नीचे आ जाएगा, ये 2a आ गया। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें हम, वी एफ की वैल्यू है 0, इसके ऊपर स्क्वायर का कोई सेंस नहीं है। वी आई का मतलब है 17.5 और इसके ऊपर है स्क्वायर और 2 ए गिवन है, हमें गिवन नहीं है बल्कि हमने कैलकुलेट किया है 6 माइनस का 6.9। अच्छा ये 0 में से जब ये माइनस होगा तो माइनस का 17.5, स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफ़ा लिख दें, 17.5 ये 2 दफ़ा लिख दिया। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 2s are 18 और 13.8 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब जब कैंसिलेशन करेंगे 17 का स्क्वायर लेके उसे डिवाइड करेंगे 13.8 से, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आएगा 22.1 मीटर। और कार के लिए ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि साइकिल तो इतना ऊपर इंक्लाइन प्लेन पे नहीं चढ़ सकती है बगैर पैडलिंग के, लेकिन कार जाहिर है कि उसका मास ज़्यादा होता है, इसका मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो वो अगर इंजन बंद भी हो जाए तो फ़ौरन नहीं रुकेगी बल्कि थोड़ा टाइम लेगी, तो 22.1 मीटर ये ऊपर चली जाएगी। अच्छा, इंक्लाइन प्लेन के हमारी बुक में यही 2 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इसके अलावा एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल दी हुई है जो कि मेरे पास क्योंकि रेफरेंस बुक रखी हुई है इसके अंदर वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, तो आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल उसमें से देख लेनी है। तो इस तरह आपका ये इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, ये है 13.2, मैंने इस लेक्चर का नाम रखना है और असाइनमेंट ज़ाहिर है यही जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ इसी को आपने लिखना है, प्रोड्यूस करना है। और बाय गॉड जो लेक्चर आप कॉपी पर देखते हैं, आई मीन वीडियो पे देखते हैं, प्लीज़ 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 उसे राइट करने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि आपने पेपर देना है और पेपर देने के लिए ज़ाहिर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये 13.2 है। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था और मैं रीजनिंग क्वेश्चन 1-2 होते हैं, मैं चाह रहा था कि वो आपसे डिस्कस हो जाए। एक समटाइम्स ये क्वेश्चन होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं यार ये थोड़ा सा अनईजी हूँ, इसकी वजह से मैं इसको ठीक अपने एंगल पे रखूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अच्छा ये मैंने ब्लैक मार्कर इसलिए लिया था ताकि मेरे बच्चों को नज़र भी आए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट a surface can offer is called limiting friction। अच्छा, समटाइम्स ऐसे होता है, मैं क्या लंबी डिटेल जाऊँ तो कोई फ़ायदा है नहीं इसका। बहरहाल एग्जांपल मैं आपके सामने ये डिस्कस कर देता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि आपके पास क्या कहना चाहिए, एक छोटा सा बॉक्स है ऐसा, इसको इस किस्म की पुली पर से ये गुजार के और ये एक समझ लो कि पैन लटका दिया यहाँ पे। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं कि आप कंकरियाँ डाल रहे हैं इसके अंदर मुसलसल, ठीक है, एक एक छोटा सा स्टोन इसके अंदर डालते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक स्टोन डालें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव नहीं करता है, इसका मतलब है कि यहाँ की फ्रिक्शन इतनी है कि वो इसे मूव नहीं करने दे रही। फिर आप एक और स्टोन इसके अंदर डाल देते हैं, वो स्टोन जब आप इसके अंदर डालते हैं थोड़ा वज़न यहाँ बढ़ जाता है, ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं निकलता। आप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ स्टोन डालते चले जाते हैं, यहाँ स्टोन बढ़ते जाते हैं। एक टाइम आएगा कि जो जैसे ही आप एक स्टोन डालेंगे इसके अंदर, तो जैसे ही आप एक स्टोन मज़ीद इसमें डालेंगे ये यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगा। ये टाइम जिसमें आप जस्ट ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है, यानी सरफेस की मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा आपने लोड यहाँ पे कर दिया, ये जो टाइम होता है, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है जितनी ये कोई सरफेस ऑफ़र कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे ऊपर की ये ऑफ़र कर ही नहीं सकता। अच्छा, फर्दर मोर एक और होता है कि वाई
स्लाइडिंग, अच्छा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये भी एक क्वेश्चन आता है अक्सर एग्जाम में। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं किसी जगह लिखा होता है वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो अच्छा, इंक्लाइन प्लेन के केस में इसे फ्रिक्शन देना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बिल्कुल छोटी सी वैल्यू में भी शॉर्ट क्वेश्चन में कहीं किसी के जहन में आया वो लिख दें। तो होता ये है कि जब रोलिंग आप करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे पे, तो ये देखें कि रोल करते हुए ऑब्जेक्ट का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है, जिसमें दोनों सरफेसेस का कांटेक्ट है, वो बहुत थोड़ा होता है। जबकि जब आप ड्रैग करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ये इसे आप घसीटते हैं इस तरह, तो ये जो सरफेस है, ये कांटेक्ट जो दोनों सरफेसेस के बीच में, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होने से फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है। इसलिए स्लाइडिंग के दौरान क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन दी सरफेसेस ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी फ्रिक्शन भी ज़्यादा होती है। आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, while an object when an object is slided onto other, its area of contact is larger than the object which is rolling on the other surface. That is why sliding friction is always greater than the rolling friction. ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया। अब मैंने चैप्टर तो कंप्लीट कर दिया, और चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखते हैं कि इसके बाद हमने क्या क्या करना है। अच्छा, वो बच्चे जिनका चैप्टर 3 शुरू ही नहीं हुआ था, मैं उसके लेक्चर अपलोड करूँगा, लेकिन मैं पहले जो है इन दिनों लोड नहीं करूँगा। आपको पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट पूरा कर दूँ उधर वेक्टर्स वाला, तो फिर मैं इसके इनिशियल लेक्चर लोड करूँगा, जिसमें डोरी से बंधे हुए ऑब्जेक्ट की हरकत है। मैट्रिक में आपने किया था, अगर कर लें दोबारा खुद से तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। उसके दो न्यूमेरिकल्स भी हैं, और इसके साथ साथ मोमेंटम है, मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसका प्रूफ ये हमें करना ज़रूरी है। इस चैप्टर में से जो नए सिलेबस के हिसाब से हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से एक है नंबर 1 पर है, कौन सा वाला भला, मैं आपको ये बुक में अगर दिखाऊं तो ये देखें, ये मोशन, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। ये एक तो ये वाला केस करना है, देखें, मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू स्ट्रिंग। एक तो ये वाला टॉपिक है, इसके साथ एक ये वाला टॉपिक है, जिसमें ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मूव करता है और ये वर्टिकल मूव करता है। इसकी डेरिवेशन, एक्सेलरेशन, टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। इसके बाद उन्होंने मोमेंटम का है, और मोमेंटम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन्होंने प्रूव करने को पूछना है आपसे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसके बाद तीसरा टॉपिक जो उन्होंने दिया है वो है इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन और उसके न्यूमेरिकल्स। अच्छा, अब जो मुझे बताया गया है कि ये टॉपिक्स हैं, तो ये इस चैप्टर में से जो करने के, इन्हीं के न्यूमेरिकल्स करने हैं, लेकिन ये कि इनके साथ जो एसोसिएटेड हैं वो भी आ सकते हैं। तो आप ऐसा कॉन्सेंट्रेट इन्हीं टॉपिक्स पे करेंगे, खुद ही से करें। क्लास में भी यही डिस्कस होंगे इंशाल्लाह आपसे, जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन आई हुई है। लेकिन ये है कि वो टॉपिक्स जो इन जनरल आम हैं, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे ना हो कि आपको उसकी स्टेटमेंट भी ना आती हो। कम से कम स्टेटमेंट उसकी आनी चाहिए, और आपको थोड़ा बहुत खुद से लिखना आना चाहिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम में पहली दफ़ा ऐसा शॉर्ट पेपर बनेगा, तो पता नहीं उसमें क्या क्या आता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।